आज की क्लास में हम सुपर के बारे में जानेंगे। सुपर इनहेरिटेंस के साथ साथ हम पेरेंट क्लास या उसकी सुपर क्लास के मेंबर्स को, कंस्ट्रक्टर को, मेथड को एक्सेस करने के लिए डिराइव्ड क्लास से हम सुपर का यूज़ कर सकते हैं। तो आइए एक एग्जांपल पहले देखते हैं। मान लीजिए मैंने एक क्लास ए बनाई है और क्लास बी बनाते हैं। आपको ये बात स्पेशली देखना होगा कि सुपर तभी काम करेगा जब इनहेरिटेंस हो रहा होगा। तो मैंने यहाँ पे एक सिंगल इनहेरिटेंस या सिंपल इनहेरिटेंस बनाया है जिसमें क्लास ए को इनहेरिट कर रही है क्लास बी, और क्लास बी को हम अभी फिलहाल ब्लैंक रखे हैं। क्लास ए में मैं एक मेंबर बनाता हूँ जिसका नाम है इंट आई, और एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। आपको पता है कंस्ट्रक्टर वो मेथड होता है जिसका नाम सेम क्लास के नाम के जैसा होता है, कोई रिटर्न टाइप इसमें नहीं होता है। और कंस्ट्रक्टर में मैं वैल्यू को इनिशियलाइज कर देता हूँ i इक्वल टू 10 और कुछ प्रिंट करा देता हूँ। मैंने जानबूझ के इस टाइप से कोड लिखा हूँ ताकि आपको इसका मीनिंग समझ में आए। क्लियर है? तो मैंने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बनाया, एक वैल्यू बनाई, वेरिएबल लिया, उसमें वैल्यू 10 इनिशियलाइज कर दी है, और एक मेथड बना देता हूँ मैं वॉइड शो। शो में मैं लिख देता हूँ आई एम शो। तो सिंपल पता चल जाएगा कि ये क्या चीज है। क्लियर है? तो यहाँ पर जो हमारा दिख रहा है, ये मैंने एक सुपर क्लास बनाई है, और यहाँ पर जो क्लास बी है उसको इनहेरिट कर रखा है। अब अगर मैं यहाँ पर आपको इस तरीके से एक सिनेरियो यहाँ पर क्रिएट करता हूँ कि जो चाइल्ड क्लास है वहाँ पर भी एक वेरिएबल है, और उस वेरिएबल का नाम सेम वही हो गया है जो सुपर क्लास में है। ध्यान से इस सिनेरियो को देखना। इसको अगर मैं कुछ इस तरीके से बताऊं कि इस टाइप का सिनेरियो अगर क्रिएट होता है कि क्लास ए है और उसको इनहेरिट किया है क्लास बी ने, तो आपको पता होता है कि क्लास ए का कोड कोई और लिख रहा होता है, क्लास बी का कोड कोई और लिख रहा होता है, बट इन दोनों के बीच में इनहेरिटेंस होता है क्योंकि दोनों एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। लेकिन क्लास बी को नहीं पता कि ए का कोड क्या है। यहाँ पर हमने दोनों का कोड हम ही ने लिखा है, लेकिन एक्चुअल में जब वर्क हो रहा होता है तो क्लास बी का जो कोड कर रहा होता है उसको नहीं पता होता कि क्लास ए ने क्या कोड किया है। केवल उसको ये पता होता है कि मैं ए को अगर इनहेरिट करूंगा तो मेरा जो काम था वो हो जाएगा, वो इनहेरिट करके उस काम को कर लेता है, लेकिन इस कोड को वो देख नहीं पा रहा होता है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि क्लास ए ने एक वेरिएबल बनाया है आई नाम का, सेम उसी नाम का वेरिएबल क्लास बी भी बना सकता है। ऐसी सिचुएशन में इनहेरिटेंस के समय प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्या प्रॉब्लम होगी? मान लीजिए यहाँ पर एक आई है और इसकी वैल्यू है 10, और इसने भी आई नाम का वेरिएबल बना दिया है और उसकी वैल्यू है 20, और दोनों ही वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए ये किसी चीज का पासवर्ड है और ये भी किसी दूसरी चीज का पासवर्ड है। अब यहाँ पर मुझे काम क्या करना है कि दोनों पासवर्ड को एक साथ ला करके दोनों लॉगिन एक साथ करने, ऐसा कुछ टास्क मुझे दिया गया है। तो मेरा काम यहाँ पर फंस जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे दोनों ही क्लास की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझे 2 बार लॉगिन करना है, और एक का पासवर्ड इसके पास है और एक का पासवर्ड इसके पास है, यानी कि मेरे लिए ये वैल्यू भी इम्पोर्टेंट है और ये वैल्यू भी इम्पोर्टेंट है। अब दोनों वैल्यू मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, यानी इनहेरिटेंस मुझे करना ज़रूरी है। लेकिन ऐसी कंडीशन में इनहेरिटेंस करने पर क्या होगा, ये वाला जो आई है यहाँ पर अगर इनहेरिट हो जाता है तो आई की 2 वैल्यूज यहाँ पर आ जाएंगी। आई की 2 वैल्यूज यहाँ पर हो जाएंगी। क्लियर है? तो अब ऐसी कंडीशन में आई की वैल्यू जो है वो रिपीट हो जाती है। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको बोलते हैं ओवरराइडिंग। ये ओवरराइडिंग की प्रॉब्लम होती है। ओवरराइडिंग आपने पहले भी सुना होगा कि जब दो क्लास के बीच में इनहेरिटेंस होता है तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कॉमन हो जाती है। कॉमन मतलब उनका नाम सेम हो जाता है। तो ऐसी चीज को ओवर
सॉरी ऐसी चीज को अगर इनहेरिट कर दें तो यहाँ पर डुप्लीकेसी हमको दिखने लगती है, और ये जहाँ भी डुप्लीकेसी आई वहां पर कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाता है और वहां पर एरर आने लगता है। कंप्यूटर में किसी भी स्कोप में एक ही नाम की दो चीज नहीं होती है। आपने पहले भी देखा होगा कि एक ही स्कोप में दो सेम नाम के वेरिएबल नहीं होते, एक ही फाइल के अंदर सेम नाम की दो क्लास नहीं बना सकते, दो सेम नाम के फंक्शन नहीं बना सकते। ओवरलोडिंग एक अलग कंसेप्ट है। एक ही फोल्डर के अंदर दो फाइलों का नाम सेम नहीं हो सकता, यानी कि नाम का बहुत इंपॉर्टेंस होता है कंप्यूटर में। तो ऐसी सिचुएशन को, इनहेरिटेंस की वजह से आने वाली ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं ओवर राइडिंग। यहाँ पर मैं एक वर्ड को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ओवर राइडिंग। ओवर राइडिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है सुपर क्लास। जैसे मैं अभी यहाँ पर एक सिनारियो मैंने क्रिएट किया कि एक पासवर्ड है यहाँ पर और एक पासवर्ड है यहाँ पर, मुझे दोनों को ही यूज करना है और मैं इनहेरिटेंस करना है मुझे। और इनहेरिटेंस करने की वजह से प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि दोनों ने सेम नाम रख दिया है। ये सेम वही का सिचुएशन है जैसे हमारे घर में अ, कोई मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, उसका नाम है अजय, और हमारे घर कोई फैमिली गेस्ट बन के आई है, उनके यहाँ भी एक बच्चा है, उसका नाम भी अजय है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर मैं अजय को कॉल करूंगा तो सामने वाले को दो अजय हैं, कौन से अजय को बुलाया जा रहा है उसको समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी। तो ओवरराइडिंग का जो कंसेप्ट था, ओवरराइडिंग की वजह से जो प्रॉब्लम आ रही थी उसको दूर करते हैं सुपर से। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल छोटा सा देख लेते हैं, फिर ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर एक वेरिएबल है जिसका नाम जे है, मैं अभी ओवरराइडिंग नहीं कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ बी 20 और आई एम बी लिखते हैं। मैंने अभी ओवर राइडिंग वाली सिचुएशन अभी क्रिएट नहीं की है, नॉर्मल सिचुएशन हम यहाँ पर वर्क कर रहे हैं और नॉर्मल सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आई एम क्लियर है। तो यहाँ पर मैंने कोई ओवर राइडिंग की सिचुएशन क्रिएट नहीं की है, मैंने सिंपल एक क्लास बनाई, एक और क्लास बनाई बी, और क्लास ए के अंदर आई ए और शो बनाया। आई की वैल्यू 10 है, शो की वैल्यू आई एम शो है, और वैसे ही बी बनाया, यहाँ पर जे है, जे की वैल्यू 20 है और आई एम बी है और शो 2 लिखा हुआ है। आप देख पा रहे होंगे कि दोनों ही क्लास का स्ट्रक्चर बिल्कुल मैंने सेम बनाया है, ताकि वो जो मैं बताना चाह रहा हूँ बाद में अभी मैं थोड़ा सा चेंजेस करूंगा और ये सारी चीजें जो है ओवरराइड होने लग जाएंगी। अब अगर क्लास बी क्लास ए को इनहेरिट करती है तो आपको यहाँ पर इस पे साफ साफ दिख रहा होगा कि क्लास ए के अंदर, ये जो क्लास ए है इसके अंदर आई है जिसकी वैल्यू 10 है, क्लास ए के अंदर शो है, और अगर क्लास बी की बात करें तो इसके अंदर जे है इसकी वैल्यू 20 है और शो 2 नाम से फंक्शन है। क्लियर है। और ये इनहेरिटेंस हुआ है। इनहेरिटेंस होने के बाद क्लास बी में ये तो है, प्लस ये दोनों भी आ जाएंगे, यानी कि 4 चीजें हो जाएंगी यहाँ पर। जैसा हम चाह रहे थे वैसा हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसका नाम और इसका नाम अलग है, शो और शो 2 का नाम अलग है। ये नॉर्मल सिचुएशन है जब मैं यहाँ पर मेरे पास कुछ चीजें हैं और मैं दो चीजें यहाँ से इनहेरिट कर ले रहा हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पर बी का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, बी1। आपको पता है ये डिराइव्ड क्लास है तो ज्यादा स्ट्रांग होगी ये, न्यू बी। और बी से मैं क्या क्या चीज को कॉल कर सकता हूँ, देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बी1 डॉट आई को प्रिंट कर सकते हैं हम, सिस्टम डॉट क्लियर है। बी1 डॉट आई को प्रिंट कर सकते हैं, बी1 डॉट जे को प्रिंट आई
और जे को प्रिंट कर सकते हैं, प्राइवेट मेंबर नहीं है ना ये। नेक्स्ट आते हैं हम लोग b1 डॉट शो को कॉल कर सकते हैं और b1 डॉट शो 1 को कॉल कर सकते हैं। सारी चीज़ों को 6 कंसेप्ट एक साथ यहाँ पर एग्जीक्यूट होने वाले हैं और अभी फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सबका नाम अभी अलग अलग है। ये नॉर्मल सिचुएशन है। इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सबसे पहले हम अपनी लोकेशन पर जाएंगे। लोकेशन पर जाने के लिए डी सी डी सैम्प डॉक सी डी हजीरा जावा सी ए डे 18 डॉट जावा हमने कंपाइल किया और b1 डॉट शो शो 2 है यहाँ पर नाम। ओके, शो 2 नाम है। मैं यहाँ पे शो 1 लिख दिया और 2 लिख दिया मैंने। तो ये नॉर्मल सिचुएशन आप यहाँ पर देख रहे हैं जहाँ पर हम इनहेरिट करने के बाद सारी चीज़ों को यूज़ कर पा रहे हैं। देखिए, सबसे पहला तो ये IMA और IMB जो लिखा हुआ है, ये बहुत ही ज़्यादा आपको यहाँ पर अभी कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा कि IMA और IMB कैसे आ गया। वो 2 लाइन को छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं कि मैंने यहाँ पर b1 डॉट आई की वैल्यू प्रिंट की थी, b1 डॉट जे की वैल्यू प्रिंट की थी जो कि 10 और 20 है। क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर मैं इसको ऐसे दिखाना चाहूँ तो ये सारी चीज़ें इनडायरेक्टली यहाँ आ चुकी हैं, ऐसे आ चुकी हैं। तो आई भी आ गया है, जे भी आ गया है, शो भी आ गया है और शो 2 भी आ गया है। आई की वैल्यू 10 है और उसकी वैल्यू 20 है। तो इस तरीके से आई और जे की वैल्यू जो है 10 और 20 यहाँ पर दिखाई दी और शो 2 की वैल्यू आई एम शो और आई एम शो 2 यहाँ पर दिखाई दिया। ये आई एम शो 2 और ये आई एम शो इतना दिखाई दे दिया हमको। साथ में ये 2 लाइन ऊपर की जो आई है उसको हम थोड़ा लास्ट में डिस्कस करेंगे ये क्यों आई। अब हम देखते हैं क्या होगा अगर क्लास ए में जो वेरिएबल बनाया गया है, जो फंक्शन बनाया गया है, इसका नाम क्लास बी में भी सेम हो जाए। यानी कि यहाँ पर आई, इसने जे की जगह आई बनाया होता, इसने भी आई बनाया होता, यहाँ पर शो 2 की जगह शो बनाया होता। नाम भले सेम है, यहाँ पर देखिए आई, यहाँ पर एक आई बना है और यहाँ पर आई की वैल्यू 10 है। यहाँ शो बना है, यहाँ पे शो आउटपुट आ रहा है। यहाँ पर भी आई बना है लेकिन उसकी वैल्यू 20 है। यहाँ पर शो बना है लेकिन आउटपुट शो 2 आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में इनहेरिट जब करते हैं तो या तो ये आई यहाँ पर अगर इनहेरिट हो जाएगा तो यहाँ पर 2 आई हो जाएंगे तो एरर आने लगेगा। तो इनहेरिटेंस के पास एक फैसिलिटी होती है जिसको बोलते हैं ओवर राइडिंग। इनहेरिटेंस करने के पहले चेक करता है कंपाइलर कि क्या जो वेरिएबल, जो मेथड या जो कंटेंट इनहेरिट होने वाला है उस नाम से सेम कोई कंटेंट यहाँ पर पहले से तो नहीं है। अगर है तो उस कंटेंट को वो इनहेरिट नहीं करता है या रोक देता है या इनहेरिटेंस नहीं होता है। ऐसी सिचुएशन को ओवर राइडिंग कहा जाता है। तो यहाँ पर आई जो है ओवर राइड हो जाएगा क्योंकि ये सेम नाम का वेरिएबल है, यानी कि ये आई जो है वो इनहेरिट नहीं होगा। कंस्ट्रक्टर इनहेरिट होता ही नहीं है, आप पहले भी पढ़े हैं कि कंस्ट्रक्टर को हम इनहेरिट नहीं कर सकते। शो जो है यहाँ पर शो नाम का पहले से मेथड है, यानी कि इनहेरिट करने के बाद ये ओवरराइड हो जाएगा, यानी इनहेरिटेंस नहीं होगा। यानी कि इस सिचुएशन में क्लास ए को इनहेरिट करें चाहे ना करें एक ही मतलब है, क्योंकि इसके सारे कंटेंट जो है वो पूरी तरीके से ओवरराइड हो रहे हैं और कोई भी कंटेंट इनहेरिट नहीं हो रहा है। जबकि क्लास बी को ए को इनहेरिट करना जरूरी है। कुछ ऐसी चीजें हैं इसके अंदर जिसको लेना जरूरी है, बिना इनहेरिटेंस के इसका काम नहीं होगा। लेकिन सिर्फ इस वजह से क्योंकि इसने वेरिएबल का सेम वही नाम रख दिया है, वो क्लास ए को इनहेरिट नहीं कर पा रहा है या इनहेरिट कर ले रहा है तो उसका जो उसको प्रॉफिट मिलना था वो नहीं मिल पाएगा। कैसे नहीं मिल पाएगा देखते हैं। अगर यहाँ पर जो आई है उसका भी नाम आई होता और जो इनहेरिट होके आया है उसका भी नाम आई होता और इसका भी नाम शो होता और इसका भी नाम शो होता। मैंने पहले शो 2 लिखा था, अब शो लिख दिया और आई जे लिखा था और आई लिख दिया। ऐसी सिचुएशन में आउटपुट क्या आएगा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैं फिर से कंपाइल करूंगा और आउटपुट में 20 आ रहा है और आई एम शो 2 आ रहा है। और यहाँ पर
जो 10 वैल्यू थी और आई एम शो वाली जो वैल्यू थी, हो सकता है ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू हो, किसी चीज़ का पासवर्ड हो, कोई सीक्रेट कोड हो, बिना उसके काम आगे नहीं बढ़ने वाला है। हमको तो बिल्कुल सिंपल सी वैल्यू दिख रही है, तो हम इसको कभी एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे। क्लास बी वाला सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से, क्योंकि उसने सेम वही नाम रख दिया जो क्लास ए ने रखा था, और ये उसकी गलती भी नहीं है, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि क्लास ए ने क्या नाम रखा है, वो जानता भी नहीं है, उसने तो अपना कोड किया। तो यहाँ पर एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। और यहाँ पर तो हमने दो वेरिएबल्स बनाए हैं। बड़े बड़े जब प्रोजेक्ट्स बनते हैं तो उसमें हजारों की संख्या में वेरिएबल बनते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है कि दो चार वेरिएबल का नाम समान हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन में उन वेरिएबल्स की वैल्यू ओवरराइड हो जाती है। ऐसी ओवरराइड की हुई वैल्यू को दोबारा वापस करने के लिए हम यूज करते हैं सुपर नाम का वर्ड जावा में। तो सुपर वर्ड हम तब यूज करेंगे, ये कीवर्ड तब यूज करेंगे जब ओवरराइड हो रहा है, यानी कि डिराइव्ड क्लास में कुछ मेथड्स या मेंबर्स जो हैं वो ओवरराइड हो रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर मुझे यहाँ का ये वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर मैं सुपर वर्ड का यूज कर लूंगा। बस आपको कुछ सिचुएशन यहाँ पर ध्यान रखनी है। सुपर वर्ड हमेशा डिराइव्ड क्लास में यूज किया जाता है, सुपर क्लास में यूज नहीं किया जाता है। तो फिलहाल जैसे मैं यहाँ पर अगर प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ, देखिए मैं यहाँ पर प्रिंट कराऊंगा कि मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया सिस्टम डॉट प्रिंट एलन, और आई की वैल्यू प्रिंट करा दी मैंने यहाँ पर। और अगर मैं ऊपर वाले आई की वैल्यू प्रिंट कराना चाहूंगा तो यहाँ पर लिखूंगा सुपर डॉट आई। क्लियर है? तो यहाँ पर सुपर डॉट आई लिखते ही क्या होगा, ये जो सुपर डॉट आई है वो एक्चुअली इसकी वैल्यू प्रिंट करेगा 10, जबकि ये जो है ये इसकी वैल्यू प्रिंट करेगा 20। क्लियर है? तो इन दोनों ही लाइन को मैं कट करता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ शो में, और यहाँ पर मैं कॉल कर देता हूँ शो मेथड को। शो ना लिख करके मैं लिखूंगा सुपर डॉट शो। अब आप सारी चीजों को यूज कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर फिलहाल मैं ये सारी चीजों को हटाने वाला हूँ और सिर्फ शो लिखने वाला हूँ, और हमको सारी चीजें एक्सेस हो जाएंगी। अब इसको रन करके हम एक बार देख लेते हैं। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 20 और 10 दोनों वैल्यूज आ रही हैं, और शो 2 और शो दोनों वैल्यू आ रही है, जबकि क्लास ए और बी में ओवर राइडिंग हो रही है। दोनों का नाम भी सेम है, फिर भी हम जो हमारी जो प्रॉब्लम थी कि हम सिर्फ नाम सेम होने की वजह से उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, वो भी अब हम करने लग गए हैं। तो जब भी ऐसी सिचुएशन होती है कि ओवर राइडिंग आती है, यानी कि इनहेरिटेंस के समय नाम सेम होने की वजह से, सिर्फ और सिर्फ नाम सेम होने की वजह से प्रॉब्लम आती है, तो ऐसी सिचुएशन में जो सेम नाम का वेरिएबल हमारे पेरेंट क्लास में होता है, उसको सुपर डॉट शो से हम उसको एग्जीक्यूट या उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो सुपर जो वर्ड है उससे हम किसी मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं, किसी मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। सुपर हमेशा डिराइव्ड क्लास के अंदर लिखा जाता है, और वो सुपर के यानी कि अपने सुपर क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करता है। ठीक है? अब एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि कंस्ट्रक्टर के साथ सुपर कैसा बिहेव करता है। यहाँ पर हम देखने वाले हैं कंस्ट्रक्टर के साथ सुपर का क्या बिहेवियर होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं कंस्ट्रक्टर के साथ सुपर का एक बिहेवियर आपको दिखाऊंगा। मैं सिर्फ कंस्ट्रक्टर यहाँ पर रहने देता हूँ, बाकी चीजों को डिलीट कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देखेंगे कंस्ट्रक्टर को मैंने रखा है। क्लियर है? सिंपल सा कोड मैंने फिर बना रखा है यहाँ पर। क्लास ए बनाया है मैंने, और ए के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाया है। सिर्फ एक कंस्ट्रक्टर है और कुछ नहीं है। क्लास ए है, ए के अंदर एक कंस्ट्रक्टर है और इसमें लिखा हुआ है आई एम ए। क्लास बी के अंदर एक कंस्ट्रक्टर है, इसमें लिखा हुआ है आई एम बी। बिल्कुल सिंपल सा है। और यहाँ पर इनहेरिटेंस भी मैं हटा देता हूँ, इनहेरिटेंस मैंने हटा रखा है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा।
आपको पता है कि ये जो कंस्ट्रक्टर है वो ऑटोमेटिक कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस के लिए इसको ऊपर कर देता हूँ। अब आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाऊं, जैसे मैं A1 बनाऊं, मैं यहाँ पर ए का ऑब्जेक्ट बनाया है तो ऑटोमेटिक क्लास ए का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा और आई एम ए लिखा हुआ जो है वो आउटपुट में आ जाएगा। जब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको कि क्या आने वाला है आउटपुट, मैं इसको कंपाइल किया, रन किया, आई एम ए आ गया, ऑटोमेटिक कॉल हो गया कंस्ट्रक्टर। अगर मैं बी का ऑब्जेक्ट बनाऊँ यहाँ पर, बी B1 इक्वल टू बी, तो आप देखेंगे कि बी का ऑब्जेक्ट बनाने से बी का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा और आउटपुट आएगा आई एम बी। क्लियर है? लेकिन क्या होगा अगर मैं इनहेरिटेंस कर दूं? अब देख रहे हैं कि आ, दोनों ही क्लास में सिर्फ कंस्ट्रक्टर है और कंस्ट्रक्टर इनहेरिट होते नहीं है। फिर भी मैंने यहाँ पे इनहेरिटेंस लगाया और बी का ऑब्जेक्ट बनाया, डिराइव्ड क्लास का या सब क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब क्या होता है आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा और ये चेन क्रिएट करता है। अब देखिए आउटपुट में आई एम ए और आई एम बी आ रहा है। ये काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है या आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आपसे ये पूछा जाएगा कि अगर ऐसा किया जाए तो पहले ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा कि ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो आपको हमेशा याद रखना है कि हमेशा सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होता है। यानी कि आप डिराइव्ड क्लास बनाते हैं, अगर कोई क्लास 5 क्लासेस को इनहेरिट कर रखी है तो जब अगर उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो पहले उनकी पांचों सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। यानी टॉप टू बॉटम कॉलिंग होती है। यानी कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की बात अगर मैं करूं तो यहाँ पर इस तरीके का इनहेरिटेंस अगर हो रहा है और ये सब ऐसे इनहेरिट हो रहे हैं, तो अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊं तो पहले इसका ऑब्जेक्ट, इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर इसका होगा, देन लास्ट में इसका होता है। कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग टॉप टू बॉटम होती है, जस्ट उल्टा होता है डिस्ट्रक्टर बॉटम टू बॉटम अप जो होती है कॉलिंग का प्रोसेस होता है। तो ये कई बार आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर आप जब रिटर्न एग्जाम दे रहे होंगे तो ऐसा एग्जाम्पल लिखा रहता है और उसमें वो आउटपुट आता है कि पहले आई एम ए होगा कि आई एम ए बी होगा कि आई एम बी होगा कि ये होगा। तो आंसर ये होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग इनहेरिटेंस के समय पर टॉप टू बॉटम होती है और इसके पीछे रीजन है सुपर। ठीक है, सुपर क्या होता है, इनविजिबल तरीके से यहाँ पर सुपर लिखा हुआ है। सुपर को आप यहाँ पर लिख सकते हैं या फिर नहीं लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर सुपर लिखा हुआ होता है। क्लियर? तो सुपर कंस्ट्रक्टर के साथ कैसा रोल प्ले करता है, अगर इनहेरिटेंस हो रहा है तो डिराइव्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर की पहली लाइन में इनविजिबल तरीके से सुपर लिखा होता है। ध्यान देना है, कंस्ट्रक्टर के साथ अगर इनहेरिटेंस हो रहा है तो डिराइव्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर की पहली लाइन पर, हमेशा ये पहली लाइन पर होगा, क्योंकि जब ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा पहले सुपर लिखा होगा और ये सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, पहले आएगा आई एम ए देन आई एम बी आएगा। इसीलिए रूल है कि ये पहली लाइन पर ही होगा। यानी कि जो इनविजिबल तरीके से यहाँ पर था अब मैंने उसको लिख दिया है और जब मैं अब इसको रन करूंगा तो क्या होगा, जावा सी डे 18 डॉट जावा और आपको जावा डे 18 वही आउटपुट मिलेगा। यानी कि यहाँ पर सुपर नहीं लिखा हुआ था तो भी इनविजिबल तरीके से सुपर लिखा था, लेकिन आप इसको अगर सेकेंड लाइन पर लिख दें तो ये एरर दे देगा। इसलिए सुपर जो है फर्स्ट लाइन पर ही लिखना है। डिराइव्ड क्लास के यहाँ पर आपको एरर मिल गया
कि सुपर मस्ट बी फर्स्ट स्टेटमेंट इन कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के अंदर सबसे पहला स्टेटमेंट सुपर होना चाहिए, और अगर आप यहाँ पर सुपर नहीं लिखते हैं तो कंपाइलर बाय डिफॉल्ट सुपर को यहाँ पर पुट कर देता है, और ये सुपर ही अपने सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। इसीलिए जब आप बी का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो पहले इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है, यही कारण है। क्लियर है? सुपर का इस तरीके से हमने सुपर की वर्किंग देखी है कंस्ट्रक्टर के साथ।